जय हिंद दोस्तों, एक वाई डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग सा छोटा सा टॉपिक, जो सबसे अच्छा टॉपिक के रूप में जाना जाने वाला है, परासरण। परासरण क्या होता है और परासरण के क्या प्रकार होते हैं, आज विस्तार से वर्णन होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं परासरण क्या होता है। परासरण की अंग्रेजी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण किसे कहते हैं, परासरण में क्या क्या मुख्य घटक होते हैं, परासरण के प्रकार क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बस केयरफुली ध्यान देंगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। परासरण किसे कहते हैं? आप जब 2 विलयन लेते हो या 2 पदार्थ लेते हो, ख़ास तौर से विलयन को ही माना जाता है। जब 2 पदार्थ लेते हो और एक तनु पदार्थ होता है और एक सांद्र होता है, ठीक है, तो एक तनु पदार्थ होता है और एक सांद्र पदार्थ होता है और बीच में एक परत होती है, ऐसे परत, ये परत होती है और इस परत के द्वारा दोनों पदार्थों को हम पृथक करते हैं। मान लेते हैं कि एक तनु है और एक सांद्र है। एक तनु पदार्थ हमने ले लिया और एक सांद्र ले लिया। इधर वाले को दूसरे कलर से कर देते हैं। इधर वाले को हमने दूसरे कलर से कर दिया और एक सांद्र है और एक तनु है। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये हमारा तनु है, तनु विलयन, और ये हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। बीच में एक हमारी परत है, ये वाली परत। इस परत का स्पेशल नाम है, इस परत का ही विशेष काम होता है परासरण में। ठीक है, तो इस परत को अगर आप समझ गए कि इसका क्या कार्य है तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। इसे हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, परिभाषा इसकी परासरण की इसी चित्र के अनुसार आपको दे दी जाएगी। ये जो हमारा पात्र है, इस पात्र में हमने 2 प्रकार के विलयन को रखा हुआ है। एक तनु विलयन है और एक है सांद्र विलयन। ठीक, आप देख रहे होंगे कि बीच में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा इन दोनों विलयनों को पृथक करके रखा गया हुआ है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जैसे ही ये घटना हम पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे वैसे ये क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और यही क्रिया ही कहलाती है परासरण। इस क्रिया में कुछ मुख्य घटक एक विलयन से निकलकर दूसरे विलयन की तरफ जाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं कि जब किसी पात्र में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा हम सांद्र और तनु विलयनों को पृथक करके रखते हैं तो सांद्र विलयन के विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए तनु विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं, या फिर आप इसी का विपरीत देखेंगे। ठीक है, कि तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए वह सांद्र विलयन की ओर गमन करने लगेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझने वाली बात इसमें यही है कि जब हम इस पात्र के माध्यम से कोई 2 विलयन, एक तनु हो गया और एक सांद्र हो गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा उनको पृथक करके रखते हैं तो तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए सांद्र विलयन की तरफ गमन करने लगता है। तो यह क्रिया जब पूर्ण होती है तो इसी क्रिया को कहा जाता है परासरण। ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसको परिभाषा लिखकर। जब किसी पात्र में 2 विलयनों ब्रैकेट में
तनु तथा सांद्र को अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है तो तनु विलयन का विलायक तनु विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। खड़ी पाई। इस क्रिया को ही परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इधर हमारा जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये तनु विलयन है, इधर जो ब्लैक में देख रहे हैं वो सांद्र विलयन है। जब हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इनको पृथक करेंगे तो तनु विलयन के विलायक के अणु तनु विलयन से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली पार करके वो आ जाते हैं सांद्र विलयन में। किसके अणु? विलायक के अणु। ठीक है, विलायक के अणु आ जाते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो जब ये घटना प्रारंभ हो जाती है तो इस घटना को ही या इस प्रक्रिया को ही हम परासरण की क्रिया कहते हैं। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं। जैसे, अगर इसको जैसे में देखना चाहें तो ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? तो जब आप किसी अंगूर को लेते हो, अंगूर देखे होंगे, फ्रूट में आता है। अंगूर को नमक या चीनी के सांद्र विलयन में डाला जाता है तो परासरण की क्रिया द्वारा अंगूर पिचक जाता है। ठीक है। किशमिश का स्वरूप देखे होंगे, किशमिश, वो इसी क्रिया द्वारा अंगूर से किशमिश बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि अंगूर में जो तनु विलयन होता है वो चीनी या नमक के सांद्र विलयन में डालने से अंगूर का जो तनु विलयन का विलायक होता है वो निकल के सांद्र विलयन में आ जाता है, जिसके कारण अंगूर जो है सिकुड़ जाता है या पिचक जाता है। ठीक, फिर उसे सुखाकर हम किशमिश बना लेते हैं। बात क्लियर हुई? तो यही है परासरण की क्रिया का एग्जाम्पल। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो आप और भी चाहें तो आप अपने बुक से या पढ़ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर? आगे बढ़ें, बोलिए, आगे बढ़ें। ठीक, परासरण के प्रकार। परासरण की क्रिया
दो प्रकार की होती है। परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला हम कह सकते हैं अंतःपरासरण, और दूसरा कह सकते हैं बाह्य परासरण। अंतःपरासरण, बाह्य परासरण, ठीक है। ये दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अब हम अंतःपरासरण और बाह्य परासरण को समझते हैं, ये कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं अंतःपरासरण क्या होता है। अंतःपरासरण, पहला अंतःपरासरण परासरण की वह क्रिया होती है जिसमें किसी तनु विलयन में सांद्र विलयन डाला जाता है तो तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। अंतःपरासरण की क्रिया कहलाती है। जैसे में इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे किशमिश को जल में डालने पर जल के अणु किशमिश के अंदर गमन करने लगते हैं। ठीक, इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से जैसे चना, गेहूँ, मटर, आदि ऐसे बहुत सारे अनाज भी होते हैं जिनको जल में डालने पर उनके जो ऊपरी त्वचा होती है, कवर होता है, वो अंतःपरासरण की क्रिया द्वारा उसमें जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से किशमिश को जब हम डालते हैं जल में, तो किशमिश के अंदर जल के अणु जब जाते हैं तो किशमिश फूल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपका बाह्य परासरण है, तो बाह्य परासरण की क्रिया बताते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाह्य परासरण, बाह्य परासरण परासरण की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी सांद्र विलयन में
सांद्र विलयन में कोई तनु विलयन डाला जाता है तो तनु विलयन का अणु तनु विलयन के विलायक का अणु सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है तो इस क्रिया को बाह्य परासरण की क्रिया कहा जाता है। ठीक है हो, इस प्रकार की क्रिया को बाह्य परासरण की क्रिया कहा जाता है। जैसा कि आप परिभाषा देख पा रहे होंगे कि जब किसी तनु विलयन को सांद्र विलयन में डाला जाता है तो तनु विलयन के विलायक का अणु सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है, तो इस प्रकार की क्रिया को बाह्य परासरण की क्रिया कहा जाता है। जैसे में इसको देख सकते हैं, जैसे नमक या चीनी के सांद्र विलयन में अंगूर डालने पर अंगूर के अणु सांद्र विलयन में चले जाते हैं, जिससे अंगूर पिचक जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये दोनों अच्छे से समझ में आया होगा, अंतः परासरण बाह्य परासरण। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और इतना आप चाहें तो बीच बीच में पढ़ाते समय स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसको रोक दीजिए। फिजिक्स